सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पुस्तक की सहायक पुस्तक संचयन भाग 2 में से दूसरा पाठ करेंगे। तो दूसरा पाठ है हमारा सपनों के से दिन। ठीक है, तो सपनों के से दिन पाठ के जो लेखक हैं वे हैं श्री गुरदयाल सिंह जी। ये श्री गुरदयाल सिंह जी हैं। इन्होंने इस पाठ में अपने बचपन की यादों को बताया है कि किस तरह से उन्होंने जो बचपन में काम किए, किस तरह वो दूसरे साथियों के साथ अपने साथियों के साथ खेला करते थे। ठीक है, उन्हें पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उनके जो साथी थे वो सारे गरीब परिवारों से आया करते थे, और गरीब परिवारों से आकर के वो सारे धूल मिट्टी में इस तरह खेलते थे, बिल्कुल मस्त होकर के खेलते थे। ठीक है, और उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी कि चाहे किसी को चोट लग जाती थी, चाहे किसी की चोट पे फिर मिट्टी डल जाती थी। ठीक है, घर जाके चाहे उन्हें पिटाई खानी पड़ती थी, बच्चों को कोई परवाह नहीं होती थी। बच्चे बिल्कुल अपना मस्ती में खेलते थे। तो ये सब चीज़ें इसमें इन्होंने लेखक ने बताई हैं, गुरदयाल सिंह जी ने। तो अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे कि किस तरह से जो उनके जो बचपन के साथी थे वो ज़्यादातर मतलब आसपास के राज्यों से ही आते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो किस तरह उन्होंने अपना बचपन बिताया वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपनों के से दिन। सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने बताया है कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। तो बच्चों कैसे होते थे उनके जो साथी थे और लेखक कैसे रहते थे? कहते हैं कि सभी बच्चों का हाल एक जैसा होता था। हम सब बच्चे एक जैसे थे। कैसे रहते थे कि फटी मैली सी कच्छी मतलब जो चड्डी पहनते थे, और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते भी जो होते थे, बटन भी टूटे रहते थे और वो कई जगह से फटे हुए भी होते थे। और उनके जो बाल है वो कैसे होते थे? बाल भी उनके बिखरे होते थे। ठीक है, जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलने नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते, और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। कहते हैं कि जब हम लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, ठीक है, कभी नीचे को भागते, ठीक है, कभी चढ़ते लकड़ियों पर, तो क्या कहते हैं कि वहाँ पर पता नहीं हमें कहाँ कहाँ चोट लग जाती थी। ठीक है, कई बच्चों को तो बहुत सारी चोट लग जाती थी, और उनके जो कुर्ते पहले से ही फटे होते थे वो और भी ज़्यादा तार तार हो जाते थे, मतलब बिल्कुल फट जाते थे। ठीक है, धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी के माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कहते हैं कि जब बच्चे धूल से भरे हुए, ठीक है, धूल से भरे हुए, धूल मिट्टी मतलब से भरे हुए छिले हुए पाँव, जो मतलब जो पाँव पे चोट लग जाती थी तो स्किन जो उतर जाती थी उनकी, तो छिले हुए पाँव, पिंडलियाँ मतलब घुटने से थोड़ा सा नीचे एडी की तरफ जाएं तो थोड़ा सा नीचे का जो पार्ट होता है उसको पिंडली बोलते हैं। लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते, तो कहते कि सभी की माँ बहनें उन बच्चों की और ज़्यादा पिटाई करती थी। उन पे तरस नहीं खाती थी कि बेटा आपको चोट लग गई, भाई आपको चोट लग गई, ऐसे कोई नहीं बोलता था उनको, उनकी बल्कि और ज़्यादा पिटाई हो जाती थी। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। कहते हैं कईयों के तो जो पिता थे वो बहुत ही गुस्से वाले थे। पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। कहते जब वो पिटाई करने लगते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि बच्चे के नाक में खून निकल रहा है या मुंह से खून निकल रहा है या उनको चोट कहाँ कहाँ लगी है। बस उनको तो एक पिटाई करना ही उनका काम था। गुस्से में उनको सिर्फ बच्चों की पिटाई ही करनी थी। इसके बाद बताया है, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। कहते हैं
कि जो हम बच्चों की इतनी ज़्यादा भी पिटाई हो जाती थी, लेकिन फिर भी क्या है, हम अगले दिन फिर भी खेलने आ जाते थे। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया। लेखक कहते हैं कि मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैं एक ट्रेनिंग करने के लिए गया था, ठीक है, अध्यापक बनने के लिए, और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ठीक है, जो बाल मनोविज्ञान का विषय था तब वो उन्होंने पढ़ा तो उनको ये चीज़ समझ में आई। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी वो फिर खेलने चले आते हैं। कहते ये तब मैं सारी बातें जान पाया। ठीक है ना, जो भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो बच्चों के बारे में जब उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी तो ये चीज़ें तब उनको पता चली। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से हुआ करते थे। कहती कि जो मेरे साथ खेलते थे वो हमारे जैसे परिवारों से ही हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। ठीक है, 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। ठीक है, लेखक क्या बता रहे हैं, लेखक कहते हैं कि किस तरह के बच्चे हुआ करते थे, कि कुछ तो ऐसे होते थे कि या तो स्कूल जाते ही नहीं थे, कुछ जो स्कूल जाते भी थे तो सोचते कि हम उनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है तो क्या अपना बस्ता ही क्या है, अपना जो बैग होता था उनका वो तालाब में फेंक कर चले आते थे। ठीक है, और फिर कभी भी स्कूल नहीं जाते थे। और कहते हैं कि ना ही उनके माँ बाप उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल भेजते थे। कहते हैं कि कुछ यहाँ तक कि परचूनियाँ अड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। ठीक है, कि जो दुकानदारी का जो काम करते थे वो लोग भी मतलब ऐसे नहीं है, उनको भी पसंद नहीं था कि स्कूल जाए बच्चे या ना जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी को। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, तो कहते कि हमने कौन सा इनसे तहसीलदार लगवाना है। कहते कि हमें मतलब कोई भी नौकरी नहीं करानी थी उनको, तहसीलदार की जो नौकरी होती है वो भी नहीं करानी है। थोड़ा बहुत कहते हैं पढ़ जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियों लिखने लगा लेंगे। ठीक है, कि थोड़ा बहुत भी पढ़ जाए तो जो हिसाब किताब बहियाँ जो होती हैं, ठीक है, लंडे जो होते हैं कि हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि होती है, और जो बहिए होते हैं वो क्या होता है, खाता होता है, जिसमें दुकान का मतलब पूरा हिसाब किताब का ब्यौरा उसमें लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कहते पंडित 6-8 महीने में इसको लंडे और मुनीमे का सभी काम सिखा देंगे। कि ये तो काम तो कहते हैं कि जो पंडित होते हैं वो भी, पंडित लोग भी इनको सिखा देंगे सब। ठीक है, इसलिए कोई भी पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझते थे। ठीक है, इसके बाद आगे बताया इन्होंने कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान व हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। तो लेखक बताते हैं कि हमारे जो अधिकतर साथी थे वो कैसे थे। कहते हैं या तो हरियाणा से आ रखे थे या फिर राजस्थान थे। हमारे जो वो मतलब उनके जो फ्रेंड हुआ करते थे तो उन राज्यों से आए हुए थे, ज़्यादातर ऐसे थे उनके जो फ्रेंड थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, क्योंकि कहते हैं अलग अलग स्टेट्स के थे ना सारे बच्चे, तो फिर कहते हैं कि उनकी बोली हमें बहुत कम समझ में आती थी जब हम बहुत छोटे होते थे। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात को खूब अच्छी तरह से समझ लेते थे। कहते खेल में तो सबको सारी बातें समझ आती थी, वैसे एक दूसरे की बातें नहीं भी समझ आती थी, कुछ बातों पर हमें हंसी भी आ जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से खेलते टाइम सब समझ लेते थे वो लोग। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार यह खेडन दे दिन 4 कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ
जैसा भी था काम करने लगे। कहते हैं कि जो कहते हैं लोकोक्ति बताइए कि ये जो खेलने के 4 दिन होते हैं पता ही नहीं चला हमें कि कब बीत गए, हम कब बड़े हुए, हमें इस चीज़ का पता भी नहीं चला। कहते हैं कि इसमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था, हम में से कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था कि जो कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो, कि जो पढ़ना पड़ जाता तो हमें कैद लगती थी बिल्कुल। ठीक है, कहते कुछ तो फिर अपने माँ बाप के साथ काम ही करने लग गए थे। आगे बताया बेटा इसमें, बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, ठीक है, परंतु अब तक याद हैं। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। ठीक है, कहते हैं कि ये इसलिए हमें याद है क्योंकि हमें लगता है कि स्कूल की भावनाओं के अनुकूल है होगा ये जो वाक्य है, इसलिए हमें आज तक याद है। परंतु स्कूल के अंदर जाने के से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के पेड़ बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे। ठीक है, कहते हैं कि जो कुछ कटे छांटे हुए, मतलब कुछ काट रखा था, छांट रखा था किसी को, ठीक है, ठीक ठाक से कर रखे थे, इस प्रकार के वहाँ पर वो झाड़ उगे हुए थे। स्कूल के गेट होता है और अंदर जाने तक जो स्कूल का रास्ता था उसके दोनों साइड ऐसे थे, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते थे। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज भी आँख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि जो उनमें से एक अजीब सी गंध आती थी, ठीक है, नीम के पत्तों जैसे, कहते हैं मुझे वो आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ कि कौन सी वाली गंध थी वो। ठीक है, कि वो उनको हर रोज़ मतलब उनको जो स्मेल आती थी वो आज भी, कहते हैं मैं आज महसूस कर सकता हूँ कि बैठ के कि वो कौन सी वाली गंध थी। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। ठीक है, किस तरह के फूल थे तो लेखक ने बताया है, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ठीक है, कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि जो गुलाब, गेंदा और जो मतलब मोतिया से दूध जैसी सफ़ेद बिल्कुल जो कलियां लगी हुई थी, कहते वो इतनी सुंदर थी कि हम एक दो जो हमारे चंदू चपरासी होते थे, ठीक है, कि उससे बचा के हम एक दो तोड़ ही लेते थे। ठीक है, उसके बाद बताया है, उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ। ठीक है, कहते हैं कि उसमें जो कलियां थी उनमें भी बहुत अच्छी जो सुगंध आती थी वो भी मैं आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या करते थे। कहते हैं कि लेखक बता रहे हैं कि हमें ये याद नहीं है कि हम जो कलियां तोड़ देते थे उनका हम क्या करते थे, या तो हम उन्हें फेंक देते थे, ठीक है, या तो उनको हम जेब में रख लेते थे कि मम्मी कपड़े धोते टाइम उन्हें फेंक देती होंगी, ठीक है ना, या फिर ऐसे ही हम बाहर निकल के बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते थे, या तो उनको खा भी लेते होंगे, ऐसे पता नहीं है। लेखक कहते हैं कि ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है अब कि क्या करते थे उनका। उसके बाद बताया है, जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित होते, ठीक है, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से न जाने कैसी बांस आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके थे। कहते हैं लेखक कि जब हम अगली क्लास में जाते थे तो कुछ तो कि ऐसे होता हमें कि चलो हम बहुत मतलब बड़े हो गए हैं, ऐसा एहसास सोच के हम उत्साहित भी होते थे, ठीक है, परंतु कहता दूसरी ओर जो पुरानी कॉपी किताबों से जो गंध आती थी, एक तरह की बांस मतलब एक गंध जो उनको आती थी, कहते हैं उन्हीं मास्टरों से, उन्हीं जो टीचर्स थे उनसे कहते हैं हमें डर लगने लगता था, जो हमें पिछली
क्लास में भी पढ़ा चुके होते थे, उनसे भी हम डरते थे कहते हैं। ठीक है। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी। लेखक बताते हैं कि उस समय क्या था कि स्कूल में स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना पढ़ाई हो गई, फिर क्या थी 1.5-2 महीने की छुट्टियां हो जाती थी। ठीक है। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह है छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क। ठीक है। लेखक ने क्या बताया है कि मुझे जो आज अच्छी तरह से अब तक जो बात याद है, ठीक है, वह है छुट्टियों से पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क। कहते हैं पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती थी। ठीक है। कहते हैं सारे बच्चे हम खूब खेला करते थे 1-2-3 सप्ताह। ठीक है। 2-3 सप्ताह तक खेलते थे। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। कहते मम्मी के साथ फिर हम कहाँ चले जाते थे, अपनी माँ के साथ ननिहाल। ठीक है। नाना के पास चले जाते। वहाँ नानी कहते खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। ठीक है। लेखक जो मंडी में रहते हैं कहते हैं कि वहाँ हमारे मंडी जितना ही तालाब, वहाँ भी नानी के घर भी हुआ करता था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी के से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या काम करने के कारण बहुत खुश होती। ठीक है। क्योंकि लेखक स्कूल जाते थे तो वो अच्छे तरीके से बोलते होंगे, तो कहते नानी हमारी बातें सुन के मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था। और कहते हैं कि अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती थी। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। ठीक है। जो बच्चे होते थे तो बच्चे बचपन में वो खूब मस्ती उन्होंने की। पहले कहते तालाब में भी हम नहाने चले जाते, जब गीला शरीर हो जाता तो क्या है कि रेत के टीले हुआ करते थे, रेत बहुत सारा रेत, ठीक है, ऊंचा टीला, तो बहुत सारी रेत पे कहते हैं हम लेट जाते थे तो हमारे शरीर पे फिर मिट्टी लग जाती थी। ठीक है। तो इस तरह से फिर कहते हैं मिट्टी लगने के बाद फिर क्या होता था कि गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। ठीक है। फिर कहते हैं कि भाग लेते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। ठीक है। कहते हैं कि फिर क्या होता है कि जो बहुत ऊंची जगह होती वहाँ से तालाब में फिर कूद जाते थे, छलांग लगा देते। ठीक है। छलांग लगाना मतलब कूद जाते थे वापस तालाब के पानी में। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग पड़ते। कहते हैं जब हमारे शरीर की मिट्टी उतर जाती तो हम फिर से टीले की तरफ भाग जाते। ये कहते हैं हमारा खेल हुआ करता था एक तरह से। ठीक है। कि पानी में गीला शरीर करना, मिट्टी लगानी, फिर वापस धोना उसको बार बार। तो लेखक कहते हैं याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15 से 20 बार। ठीक है। कितनी बार करते थे ऐसा कहते कुछ याद नहीं है मुझे। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो। ठीक है। कहते कभी कभी तो तालाब में कूदकर अच्छे से हाथ पैर हिलाते थे जैसे हमें बहुत अधिक अच्छा से तैरना आता है, बिल्कुल ऐसा हम दिखाते थे। कहते हैं लेकिन परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। ठीक है। देख लो तैरना नहीं आता था लेकिन फिर भी वो चले जाते थे क्योंकि दोस्तों के साथ खेलते थे, पता था कि दूसरे दोस्त है। ठीक है। तो इसलिए वो चले भी जाते थे। और कुछ तो कहते हैं हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर जाने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर जाने की सलाह देते। कहते जब तैरना ही नहीं आता था तो दूसरे कैसे उनकी हेल्प करते थे कि कोई भैंस होती, कहते उनके सींग पकड़ लो या फिर उनकी जो पूँछ है वो पकड़ लो, फिर तुम बाहर आ जाओगे उनके साथ साथ। ठीक है। और कहते हैं कि उन्हें ढांढस बंधाते। ढांढस बंधाना मतलब उनको तसल्ली देते कि तुम ऐसे करो तो आराम से निकल जाओगे बाहर। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कहते जो तालाब का पानी था मुंह में भी चला जाता था। ठीक है। चाहे कितना भी गंदा था फिर खांसी आने लगती थी। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाथ हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते थे। ठीक है। कहते लेकिन
हम फिर भी किसी ना किसी तरह तालाब के वहाँ पहुँच जाते थे कि चिल्लाते चिल्लाते जैसे भी, ठीक है, हाय हाय करते बोले ना कि कुछ भी बोलते बोलते कि ऐसे भी डूब रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ भी बोलते होंगे, और लेकिन कहते हैं इस तरह करते दूसरे उनको तसल्ली देते रहते और किसी तरह हम भी किनारे पे कहते पहुँच जाते थे। उसके बाद कहते हैं कि फिर छुट्टियाँ बीतने लगती। लेखक बताते हैं कि इस तरह खूब मस्ती तो हम कर लेते थे, लेकिन उसके बाद क्या होता था कि जैसे जैसे छुट्टियाँ बीतने लगती, दिन तो अब बीत ही जाते थे, ठीक है, तो कहते हैं हम दिन गिनने लगते, कहते अब दिन को हिसाब लगाने लगते कि कितने दिन बचे हैं, क्या करना है। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टर ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लग जाते। जैसे मास्टर हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते, ठीक है, कितने कम से कम 200 सवाल कहते देते ही थे वो हमें करने के लिए, ठीक है, और मन में हिसाब लगाते कि यदि हम 10 सवाल भी रोज़ निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। कितने सवाल रोज़ करने की बात कर रहे हैं लेखक कि अगर 10 क्वेश्चन भी एक दिन में निकालें, कहते 20 दिन में काम हो जाएगा, चलो हो गया काम, ठीक है, ऐसे कहते हमने हिसाब ऐसे लगा लेते थे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था, कहते जब 1 महीना होता न तब हम इस तरह का हिसाब लगाना शुरू कर देते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या कहते हैं, एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। कहते हमने तो सोच लेते थे ना कि भाई 20 दिन में ही काम कर लेंगे, छोड़ो, कहते और इस तरह फिर हमारे 10 दिन वो हैं जो वो बीत जाते थे, ठीक है, कि चलो 20 दिन बच जाएंगे तो हम 20 दिन में हिसाब लगा के अपना 10 दिन और खेल लेते थे आराम से, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, ठीक है ना। अब डर तो लगता ही था कि पिटाई होगी स्कूल में जाकर, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर कहते जब डर लगता तो सोचते ना कोई नहीं, काम तो कंप्लीट कर ही लेंगे, 10 सवाल की क्या बात, हम 10 क्वेश्चन रोज़ 15 क्वेश्चन रोज़ निकालेंगे तो वो भी कर लेंगे, ठीक है ना, इतने भी तो निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि हम 10 ही निकालेंगे। कहते अपने आप अपने डर को इस तरह से थोड़ा दबाने की कोशिश करते थे। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। कहते जब ऐसा हिसाब लगाते तो छुट्टियां बहुत कम बचती थी हमारी, तब हम ऐसे करने लगते थे। दिन बहुत छोटे लगने लगते, ठीक है, दिन बहुत छोटे मतलब जब दिन चिंता में दिन जल्दी जल्दी बीतने लगे तो दिन छोटे अपने आप लगने लगे उनको, ठीक है। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। कहते फिर हमें ऐसे लगना लगा कि सूरज तो ना शाम की बजाय ना दोपहरी में छिपने लग जाता है, बहुत जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है। लेखक ऐसे सोचने लगे, लेखक और उसके दोस्त। अब जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। कहते बहुत सारे साथी तो ऐसे होते थे कि कोई नहीं, काम क्या करना है, चलो पिटाई खा लेंगे जाके टीचर से, कोई बात नहीं, काम का तो कहते कुछ तो ऐसे ही सोच लेते कि चलो काम नहीं कंप्लीट करेंगे छुट्टियों का, चलो पिटाई होगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं कि हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे, कहते हम तो बहुत डरते थे पिटाई से, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते, हम भी उनकी तरह ही सोचने लगते कि देखते हैं कि हम भी पिटाई खा लेंगे क्या, कहते हैं हम भी ऐसे सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था, ठीक है। तो क्या बताते हैं लेखक कि ऐसे समय में उनका एक नेता था, कौन सा, ओमा, ठीक है। बहुत मतलब एक जो बच्चा था जो मतलब पिटाई खाने के लिए सबसे आगे रहता होगा ना, उस बच्चे की बात यहाँ पर की है कि ओमा हुआ करता था, ठीक है। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कहते हैं हम सब सोचते तो कि इसके जैसा दूसरा कौन है हम में से, लेकिन कहते हैं कभी भी उसके जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे।
उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। ठीक है, कहते शक्ल सूरत भी उसकी बिल्कुल अलग थी और बाकी उसके बोलचाल का ढंग भी था वो सबसे ही अलग था। हांडी जितना बड़ा सिर था। सिर कितना बड़ा बताया? हांडी जितना। ठीक है, हांडी कोई भी जिसमें मतलब पानी वानी डालते हैं, जो घड़ा होता है उसको भी हांडी बोलते हैं। ठीक है, उसके जो छोटा घड़ा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके ठिगने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। ठीक है, ये उसकी जो ओमा है उसका चरित्र का वर्णन किया है, चरित्र चित्रण यहाँ पे किया है उसका। ठीक है, कि वो किस तरह का था। आँखें कैसी थी? काली थी, बंदरिया के बच्चे जैसे चेहरा था उसका। ठीक है, और वो कितना अजीब लगता था। और कहता है कि लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता था। कहते हाथ पैरों से लड़ाई नहीं करता था, वो क्या करता था? अपने सिर से लड़ाई करता। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। कहते जो सिर था वो बहुत तेज़ किसी के छाती में मार देता या पेट में मार देता तो बच्चे जो कितने भी उससे जो हेल्दी या उससे हुआ करते थे वो चिल्लाने लगते थे उसके जो सिर के मारने से, इतने तेज़ सिर मारता था वो लड़का। ठीक है, हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ दे। कि हम कहते डर जाते थे कि किसी की हड्डी या पसली तोड़ ही देगा, इतनी तेज जो सिर मार रहा है इतनी तेज़। ये जो हमारा उमा फ्रेंड है तो कहते उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। ठीक है, सिर की जो टक्कर मारते थे उसको क्या बोलते थे? रेल बम्बा रखा हुआ था। ठीक है, रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था, क्योंकि वो कहते हैं कि वो था भी तो रेल के जो इंजन हुआ करता है उसकी भांति कहते बहुत बड़ा और भयंकर था। ठीक है, उसके बाद बताया है लेखक ने इसमें कि हमारा जो स्कूल है वो बहुत छोटा था। लेखक का जो स्कूल था वो कैसा था? बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। ठीक है, कहते हैं कि कमरे किस शेप के थे? एच की भांति, एच आकार के थे। याद रखना है इनको कि कमरे का जो आकार था वो कैसा था? एच की भांति था। ठीक है, और दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। ठीक है, आपको नाम भी याद रख लेना है हेडमास्टर जी का, मदन मोहन शर्मा जी। ठीक है, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर के समय वह बाहर आते और सीधी कतार में कद के अनुसार लड़कों को खड़े देख उनका चेहरा खिल उठता था। कहते हैं कि जब बच्चे बहुत लाइन से खड़े होते थे बिल्कुल स्ट्रेट, तो कहते हैं उन्हें देखकर वो उनका चेहरा जो है वो खिल उठता था, वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे ऐसा देखकर। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार में उनके पीछे होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतार के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा। ठीक है, एक उनके जो मास्टर प्रीतम चंद पीटी, ठीक है, जो पीटी टीचर थे उनकी बात यहाँ पर हुई है कि वो सबको देखते रहते थे कि कौन बच्चा किस तरह से खड़ा है। उनकी घुड़की तथा ठुड्डे के भय से हमें सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। कहते हैं हम सभी रखते कि पहला लड़का कैसे और आखिरी कैसे। हम भी अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा करके ही रखते थे। ठीक है, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न भी करते थे। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे के लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। ठीक है, कि डिस्टेंस भी कम नहीं होना चाहिए दो बच्चों के बीच का जो होता था। कहते वो भी हमें ध्यान रखना होता था सब। ठीक है, सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला लेता
या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। कहते हैं कि अगर कोई भी लड़का इधर उधर हिल डुल जाता, ठीक है, या तो अपना सिर इधर उधर हिला देता, तो कहते जो खाल खींचने का मुहावरा है उसको प्रत्यक्ष कर दिखाते। प्रत्यक्ष कर दिखाते मतलब उसी समय क्या है, खाल खींचने, बच्चे की मतलब पूरा खाल खींच के ही दिखा दे, उसी टाइम खींच देते थे बच्चों की खाल, ठीक है। ऐसे कोई ये नहीं करते थे कि चलो बाद में उस बच्चे को डांटना, नहीं, तुरंत उसी टाइम कर देते थे। तो बच्चों, ये हमने इतना पाठ पढ़ा है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। बाकी और आगे इसका जो पाठ बचा हुआ है, आधा पाठ, वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।